हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है, कितने यूनिट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपकमिंग वीडियोस आप तक जल्दी से जल्द पहुंचेंगी। जेनरिक इलेक्टिव का ये एक सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है। अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिट की, तो यहाँ पे सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 1। और टोटल यूनिट जितनी आपको पढ़नी है, यहाँ पे आपको लमसम यूनिट पढ़नी है 4। ठीक है, 4 यूनिट पढ़नी है। हो सकता है 4 यूनिट में आपको चैप्टर नंबर आपकी किताब के अंतर्गत ज्यादा देखने को मिले, बट 4 यूनिट आपको मिलनी पड़नी होंगी। ठीक है, यूनिट नंबर 1 जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में है कि मार्केट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पे थ्योरी ऑफ मोनोपोली फॉर्म। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है मोनोपोली से रिलेटेड, इसका क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में आगे देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो मोनोपोली फर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ मोनोपोली फर्म्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली। ठीक है, तो ये सारे आपके यूनिट 1 में जो टॉपिक्स हैं, ये मोनोपोली के बारे में ही है मेनली, जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड हम बात करें तो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, अजम्पशंस, एसआर, एलआर, प्राइस एंड आउटपुट, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। कुछ यूनिट नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी। ठीक है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे टॉपिक आ जाते हैं। जैसे कि हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। ठीक है, तो उसके बाद इंटरलीशिंग एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, पब्लिक गुड्स, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाती है, एडजर्व सिलेक्शन आ जाता है, मोरल हजार्ड्स आ जाता है, सोशल चॉइस आ जाती है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आ जाती है, सॉरी गवर्नमेंट इंफरेंसी आ जाती है। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे आपके आगे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपसे इन टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप इन टॉपिक्स को कवर अप करके जाइए, साथ के साथ क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कवर अप करके जाइए। आप लोग अच्छे से आंसर जो है वो बना के लिख पाएंगे। यूनिट नंबर 3 आ जाता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर प्राइसिंग। ये आपका टॉपिक मतलब यूनिट का नाम हो जाता है, यानी यूनिट हो जाती है, इस बारे में यूनिट है। यहाँ पे इनपुट मार्केट, डिमांड फॉर इनपुट, लेबर मार्केट, लैंड मार्केट्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंडीशन इन इनपुट मार्केट। ठीक है, इनपुट डिमांड कर्व्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। फिर चौथी यूनिट आ जाती है, लास्ट यूनिट है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अब विदेश में जो ट्रेड हो रहा है उससे रिलेटेड चीजें, जैसे कि टैरिफ लगा दिया जाता है। ठीक है, फ्री ट्रेड किस प्रकार से, टैरिफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टैरिफ के बारे में, और फ्री ट्रेड हो गया या ट्रेड किस प्रकार से होती है, ट्रेड बैरियर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज या फिर टर्म ऑफ ट्रेड, मतलब कोई दो देश जो कि एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो उसके क्या टर्म्स रखे गए हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो सिलेबस है ये 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। आपको 4 के 4 यूनिट्स कवर अप करके जाने हैं। इन्हीं से आपका जो है आंसर, मतलब क्वेश्चन पेपर जो है वो इन्हीं यूनिट से आपका तैयार होके मिलेगा आपको देखने को। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए जरूरी हैं और जो कि नेक्स्ट ईयर, मतलब सॉरी इस साल में आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। ये सब्जेक्ट आपका आपको जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड आपके एडमिट कार्ड में या आपके पास है, तो आपको भी ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप का पेपर आता है, किस टाइप का एग्जाम का जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल, थियोरेटिकल, जो भी चीजें हैं हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है, वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। 3 घंटे का आपके पास टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपके पास आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो दिया जाएगा, जिसमें से अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8। आपको टोटल 5 क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करना है 8 क्वेश्चंस में से। ठीक है, ऑल ओवर 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 8वां जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन, कोई भी 5 थियोरेटिकल या न्यूमेरिकल आपको करके दिखाने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। आपको कोई भी, मतलब जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। कोई एक लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। तो
पहला ही जो क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ थ्री ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं पांच, पांच में से किन्हीं तीन टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब जो संक्षिप्त टिप्पणी होती है ना वो लिखनी है। यहाँ पे आपके ऊपर इंग्लिश में टॉपिक दिए गए हैं, यहाँ पे आपको नीचे हिंदी में टॉपिक दिए गए हैं, प्रभावी रणनीति, स्क्रीनिंग, नैश संतुलन, निजी सामान और या फिर क्लब सामान। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और किन्हीं तीन के ऊपर आपको लिखना है और आपका हर एक टॉपिक 6-6 नंबर का है। ठीक है, 6-6 नंबर के तीन टॉपिक हैं, 18 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो टोटली 18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी। ए आपका 9 नंबर का है, बी आपका 9 नंबर का है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के लिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ए में आपसे पूछा गया, ए या का में आपसे पूछा गया है कि एकाधिकार बाजार के साथ अल्पाधिकार बाजार के संतुलन मूल्य निर्धारण की तुलना कीजिए। ठीक है, जो एकाधिकार बाजार है उसके साथ साथ जो अल्पाधिकार, जहाँ पे अधिकार या फिर राइट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो उस बाजार के संतुलन निर्धारण की आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। और बी में आपसे पूछा गया है कि बाजार संरचनाओं पर बहस करते समय दो प्रतिभागियों में से एक ने जोर देकर कहा कि एक एकाधिकारवादी सोच की और ढालने वाली मांग वक्र का समान सामना करती है। ठीक है, ये बाजार पर उसके नियंत्रण को सीमित करती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उत्तर के लिए दो कारण दीजिए, उत्तर के लिए कारण दीजिए। आप समझिए कि दो व्यक्तियों के बीच में आप कह सकते हैं कि बातचीत हो रही थी, बाजार संरचना को लेकर उस टॉपिक के ऊपर बहस हो रही थी। उनमें से एक ने जोर देकर और जो होता है प्रभाव से वो एक स्टेटमेंट दी। ठीक है, कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि दी गई स्टेटमेंट जो है, क्या आप इस कथन से सहमत है? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जो स्टेटमेंट है वो राइट है, सही दी गई है, तो आप उसके पॉइंट देंगे। अगर आपको लगता है कि गलत है तो क्यों गलत है उसके आप पॉइंट देंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो कि सेम ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है। ए पार्ट आपका 9 नंबर का है, बी पार्ट आपका 9 नंबर का होगा। ए में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और बी में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हिंदी में अगर हम देखें तो विभिन्न उदाहरण का उपयोग करके मूल्य विभेदीकरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मूल्य विभेदीकरण जो प्रोसेस है उसकी आपको व्याख्या करनी है कुछ उदाहरणों को देकर या उदाहरणों के साथ, जिससे कि इजिली राइटर उसको समझ पाए, मतलब जो चेकर है वो समझ पाए। तो आपको यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत करना है। ठीक है, वही आपसे बी में पूछा गया है कि एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में विज्ञापन की भूमिका की व्याख्या कीजिए। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में जो विज्ञापन की भूमिका, एडवर्टाइजमेंट की जो भूमिका है, ठीक है, उसके आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। कौन सी मार्केट में, जहाँ पे किसी एक कंपनी या कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की मोनोपोली चल रही हो। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मल सी, कि अगर हम पेंट कंपनी में देखते हैं, पेंटों की कंपनी, तो यहाँ पे बर्गर पेंट हो गए, कई सारे पेंट है, पर उसमें जो टॉप पर है जिसकी मोनोपोली चल रही है, ठीक है, बाकी कंपनियां तो एडवर्टाइजमेंट कर ही रही है, पर एक की मोनोपोली चल रही होगी तो उसकी भूमिका क्या है, मतलब एडवर्टाइजमेंट की क्या भूमिका है वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। ए और बी में आपको क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइडेड देखने को मिलेगा, 9 नंबर के आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट ओनली द कंट्री विच हैज द एज ओवर द अदर, डू यू अग्री? इक्विडेट यूजिंग रेलिवेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसके बेनिफिट कुछ उसी कंट्री को मिलते हैं जिसके यहाँ पे एज ओवर दी अदर है। ठीक है, जो कि दूसरों से ज्यादा है। ठीक है, तो उसको ही क्या मिलते हैं, अच्छे खासे अधिकार मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये आपको बताना है अगर आप इस स्टेटमेंट से ठीक है तो। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल उसी देश को लाभ मिलता है जो दूसरों पर बढ़त रखता है। ठीक है, ऐसी देश जो कि दूसरे देशों से ऊपर है, ठीक है, बढ़त रखता है, उसको ही लाभ मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है, तो आपको बताना है क्यों। दूसरा, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत है, ये आपको बताना है। जी हाँ, मैं इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ, मेरे को सही लगता है, तो ऐसे आपको बता देना है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रासंगिक सिद्धांत का उपयोग करके स्पष्ट करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रासंगिक सिद्धांत है उसका उपयोग करके आपको इस चीज को स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन करना है। बी में पूछा गया है टैरिफ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल दो पक्ष में से
कौन इसे लगाता है? प्रासंगिक आरेख का उपयोग करके प्रभावशाली देश पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको टैरिफ की बात करनी है जो कि यूएसए लगा देता है, ठीक है, अपने ही कंपनियों पर, ताकि विदेश में तो इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट है उन चीजों को कम ज्यादा किया जा सके उस हिसाब से, ठीक है। तो जो टैरिफ होता है उसके ऊपर आपको बात करनी है, टैरिफ क्या है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल दो पक्ष, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर दो देश है जो कि एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, तो इनमें से कौन इसे लगाता है, कौन सा देश इसे लगाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर प्रासंगिक आरेख, आपको एक डायग्राम बनाने के साथ साथ इस चीज को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सीधा सीधा 18 नंबर का पूछ लिया गया है, तो आपको इसमें डिटेल वर्जन में एक्सप्लेनेशन देनी होगी। चर्चा कीजिए कि बहुतायत किस प्रकार बाजार की विफलता का कारण बन सकती है। जब बहुतायत मौजूद होती है तो समाज कल्याण के लिए संभावित परिणाम क्या है? डिस्कस द externalities can lead the market failure. What are the potential consequences of social welfare when externalities are presented? ठीक है, जब बहुत आए हैं, किसी चीज को बहुत कर देना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कर देना, किस प्रकार जो बाजार है, ठीक है, उसकी विफलता का कारण बनता है, और इसमें मौजूद जो सामाजिक कल्याण के लिए संभावित परिणाम है वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इस पार्ट को बस ये है कि यहाँ पे नंबरों में डिवाइडेड नहीं है, पर क्वेश्चन में दो चीजें अलग अलग पूछी गई है, तो आपको दोनों को सेपरेटली बताना होगा एक्सप्लेनेशन वर्जन के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, ये भी 18 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि सार्वजनिक वस्तुओं और सामान्य संसाधनों के बीच अंतर कीजिए, ठीक है। सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं और सामान्य संसाधन है, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। सामान्य संसाधनों के उदाहरण प्रदान कीजिए और उनके प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। जो सामान्य संसाधन है उनके आपको उदाहरण देने हैं, फिर उनसे जुड़ी जो भी प्रबंधन है, वही उस चीज को संभालने के लिए जो प्रबंधन किया जाता है उससे जुड़ी चुनौतियों को भी आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है जो कि आपके दो पार्ट ए और बी में डिवाइडेड है, ठीक है। ए आपका 9 नंबर का, बी आपका 9 नंबर का है, तो इस चीज को देख लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये वाला थोड़ा थियोरेटिकल तो न्यूमेरिक टाइप का है कि सपोज दैट लेबर इज द ओनली इनपुट यूज्ड बाय अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन इज फॉलो। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, एक फर्म है जो कि प्रोडक्शन फॉलो करती है इस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर ईच एडिशनल लेबर, पहला ये पूछा गया है। दूसरे में ईच यूनिट ऑफ आउटपुट सेल्स फॉर 10, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर ईच वर्कर, एक हर एक वर्कर के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ ये आपको बता रहा है। और तीसरे में पूछा गया ग्राफ द फर्म्स डिमांड कर्व, जो फर्म है उसका डिमांड कर्व को आपको ग्राफ भी करना है, मतलब ग्राफ बना के दिखाना है, ठीक है। ये हो जाता है। फिर बी में आपसे यहाँ पे पूछा गया गिव टू एग्जांपल ऑफ इवेंट दैट कुड शिफ्ट द सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर एंड एक्सप्लेन व्हाई दे डू सो, ठीक है। आपको एग्जांपल के साथ वही जो सप्लाई है लेबर और डिमांड की, ठीक है, तो उसको अगर शिफ्ट कर देती है लेबर के लिए, तो ये आपको यहाँ पे बताना। हम आगे हिंदी में देख लेते हैं कि मान लीजिए कि श्रम एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धा फर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाला एकमात्र इनपुट है, ठीक है। जो मैन पावर है या जो लेबर की पावर है, काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जो पावर है, वो किसी फर्म, बड़ी फर्म के लिए क्या है, एकमात्र इनपुट है कि बस वो फर्म वही इनपुट दे सकती है। फर्म का उत्पादन फलन इस प्रकार है, फर्म जो उत्पादन करती है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। श्रम के दिन और फिर आउटपुट की इकाई, इतना आउटपुट निकला है। पहले में पूछा गया प्रत्येक अतिरिक्त श्रम के लिए सीमांत उत्पाद की गणना कीजिए, ठीक है। जो प्रत्येक हर एक जो अतिरिक्त श्रम हुआ है उसके लिए जो सीमांत उत्पाद है उसकी आपको गणना करनी है। दूसरे में पूछा गया आउटपुट की प्रत्येक इकाई 10 रुपए में बिकती है, जो आउटपुट निकल के आया उसकी हर एक यूनिट 10 रुपए में सेल होती है। प्रत्येक श्रमिक के सीमांत उत्पाद के मूल्य की गणना कीजिए, ठीक है। जो हर एक श्रमिक है उसके सीमांत उत्पाद की जो मूल्य बनता है, रकम बनती है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। तीसरे में पूछा गया फर्म के मांग वक्र का ग्राफ बनाइए, ठीक है। जो फर्म है उसका जो मांग का वक्र है उसके ऊपर आपको ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। आप क्वेश्चन नंबर 8 7 के बी की तरफ देखें हिंदी में, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी घटनाओं के दो उदाहरण दीजिए जो श्रम की आपूर्ति और श्रम की मांग को बदल सकते हैं।
ठीक है, ऐसी कोई भी दो घटनाएं जो कि क्या करती हैं, श्रम की आपूर्ति और श्रम की मांग को बदल सकती हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। और समझाइए कि वे ऐसा क्यों करती है, और आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि वो ऐसा क्यों करती है, करती तो है ही, पर क्यों करती है ये भी आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, यहाँ पे आपको थ्योरी रिलेटेड चीजें ही लिखनी है कि प्रतिकूल चयन और नैतिक जोखिम की तुलना कीजिए, वास्तविक दुनिया के परिदृश्य, विशेष रूप से श्रम बाजार में प्रत्येक के उदाहरण प्रदान कीजिए। ठीक है, ये आपका 8वां क्वेश्चन है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट था उसके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, और ये क्वेश्चन पेपर आपके आगे है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई डाउट है या नोट्स चाहिए किसी और सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल नहीं है, बाकी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, साथ में ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, द लर्नर्स कम्युनिटी DO एस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन माय चैनल गाइस।